नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। रेलवे एएलपी का जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी अब जो है आप फॉर्म आसानी से भरेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही थी फॉर्म भरने में, तो अब जो है डेट को बढ़ा दिया गया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लास्ट डेट था फॉर्म भरने का वो 11 मई रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब जो नया नोटिस आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे के द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया जिसमें बताया गया कि एग्जिस्टिंग जो डेट था वो क्या था और अभी फिलहाल में क्या उससे बढ़ा के किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले 11 मई था लास्ट डेट फॉर्म भरने का, अब उससे जो है 19 मई कर दिया गया है। और अगर आपने फी पेमेंट जमा नहीं किया, सिर्फ फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो फी पेमेंट आप 21 मई तक कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन, अगर आपने फॉर्म में गलती कर दिया है, तो पहले जो डेट था 14 मई से 23 मई तक था, अब उसे 22 मई से लेकर 31 मई तक जो है उसे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपका एज लिमिट की जो गणना है वो सेम रहेगा, 1/7/2025 ही रहने वाला है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे है, वो अगर कोई 19 मई 2025 तक जो है फुलफिल कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये डेट को बढ़ाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपकी अपडेट है फ्रेंड्स, लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप फॉर्म जो है 19 मई तक फॉर्म भर सकते हैं और अपने फी पेमेंट बाकी रह गया तो 21 मई तक आप उसे भी कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पूरी जानकारी हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए, फॉर्म अप्लाई लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। क्लिक करेंगे, सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आपको ऊपर में अप्लाई का बटन मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास पहले से एएलपी का फॉर्म भरे थे या ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे या और टेक्नीशियन का फॉर्म भरे थे, आरपीएफ का फॉर्म भरे थे, कोई भी फॉर्म भरे थे रेलवे का, तो आपने पहले से अकाउंट अगर बनाया होगा तो आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं, क्रिएट एन अकाउंट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट पहले से है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन विथ आधार या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनाव करके आप यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही तुरंत आपके रजिस्टर मोबाइल या ईमेल पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे और आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आप पहले से रेलवे में फॉर्म नहीं भरे हैं, पहली बार आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट। इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ ऑलरेडी कि पहले से अगर आपके पास अकाउंट है 2024 में जो भी आरआरबी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, तो आपको उसी से लॉगिन करना है, आपको नया नहीं बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन खुल के आ जाता है। ये बेसिक सी जानकारी आपको भरना है और अकाउंट बना लेना है। यहाँ नेशनलिटी चूज करेंगे, फुल नेम, फिर अपना नाम को दोबारा यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे। आपने नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। यहाँ जेंडर बताएंगे, दोबारा जेंडर को बताएंगे। फादर्स नेम दोबारा फादर्स नेम को लिखना है, मदर्स नेम दोबारा मदर्स नेम को लिखना है। ये सारी स्पेलिंग सही से लिखेगा जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे है, उसी तरह से लिखना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे फिल कर लेंगे और उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी क्लिक करके यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको एक आधार संख्या लिखना है और यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी चला जाता है, उसको यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके उसके उपलक्ष्य में एक दूसरा आईडी प्रूफ यहाँ पे देना होगा। लेकिन आगे चल के फिर से आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना ही होगा, तो मैं कहूंगा आप आधार के थ्रू ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, बेहतर रहेगा। आगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसके वजह से इसको डिक्लेयर कर लेना है और यहाँ पे जब आप आधार कार्ड लिखेंगे ना तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पॉपअप आएगा और आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम ऑटोमेटिक आधार से उठा लेगा और यहाँ पे शो कर देगा। एड्रेस वगैरह भी, मतलब आपको एक तरह से केवाईसी भी यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक तरह से पासवर्ड बना लेनी है। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। अपर केस, लोअर, स्मॉल कैरेक्टर ये सब यूज करते हुए पासवर्ड को बनानी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम जो है राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड को बना लेंगे। फिर उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे, इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उससे सुधारेंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट तुरंत जो यहाँ पे बन जाता है। तो अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से अकाउंट बना लेंगे। जब भी आप अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट हमेशा के लिए काम आता है। अभी फ्यूचर में फिर से बहाली आएगी रेलवे के द्वारा तो सेम अकाउंट आपका काम करेगा, आपको बार बार अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे इस पे आएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। मोबाइल, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट एक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते यहाँ पे देखेंगे
तो आपके इस तरह से जो है टैब बने हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो वैकेंसी है आपका यहाँ पे शो करेगा, ALP का असिस्टेंट लोको पायलट। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप किस जो है RRB से अप्लाई करना चाहते हैं। जितने भी RRB है वो सारा RRB आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब RRB देखने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा कि किस RRB में कहाँ कितनी वैकेंसीज है। देखिए, जिस RRB के लिए अप्लाई करेंगे उसी RRB के साइड में आपको जॉब भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप त्रिवेंद्रपुरम में अप्लाई करते हैं तो आपका जॉब लोकेशन जो है उधर ही रहेगा, उसी के आसपास रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी RRB वाइज वैकेंसी डिटेल्स है वहां पे नोटिफिकेशन के 20 नंबर पेज पे शो किया गया है। अहमदाबाद में देखेंगे तो आपका WR रीजन जोन आता है जिसमें 497 वैकेंसी है। अजमेर में NWR और WCR आता है जिसमें 679 वैकेंसी एक में है और WCR में 141 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को ध्यान रखना है और कहाँ कट ऑफ कम जाता है ज्यादा जाता है उसके हिसाब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ। सेकेंड एग्जाम भी यहाँ पे बहुत जल्द होने वाला है। फेज 2 का एग्जाम, फेज 1 तो हो गया, फेज 2 आपका रद्द हुआ था, फिर उसका डेट एक्सटेंड हुआ। तो अब जो है आप एक बार देख लीजिए, यूट्यूब पे कई सारे चैनल वाले बनाए होंगे कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ के अनुसार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म भरते समय ये जरूर चेक करें कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आपका बेहतर रहेगा। अगर आप अपने कैटेगरी में भरना चाहते हैं तो अपने कैटेगरी में ध्यान रखना है। ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते तो ओबीसी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उसके अनुसार अप्लाई करना है। तो कई सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप अपना जोन चुनाव करेंगे और ध्यान रखना है जिस जोन से फॉर्म भरेंगे उसी जोन में आपका जॉब लोकेशन होगा। अगर आप मुंबई RRB से अप्लाई करेंगे तो आपका इन तीनों में से जहां भी आप देंगे प्रेफरेंस उसके अनुसार आपका जो यहाँ पे जॉब लोकेशन पड़ने वाला है। पटना में से भरना चाहते हो तो पटना में जॉब लोकेशन, मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर में, रांची से भरेंगे तो रांची में, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, तो तमाम जो है जोन आपको देखने को मिलेगा। जोन वाइज वैकेंसी और वैकेंसी कहाँ कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अपने अनुसार चुनाव करेंगे और उसके अनुसार यहाँ पे जो भी जोन से अप्लाई करना चाहते हो चुनाव करेंगे। और आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाय एनी RRB RRC, उसको से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका कुछ जानकारी जो है ऑटोमेटिक फैच होता है जो आपने ऑलरेडी पहले से फॉर्म फिलअप किया है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, फुल नेम, मदर्स नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब ऑटोमेटिक फैच हो जाता है डाटा, ये आप फिलअप रहता है ऑलरेडी। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको चुनाव करना है। रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है, यहाँ पे आपका मातृभाषा क्या है, यहाँ से चुनाव करेंगे। मदर टंग, यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना चुनाव करेंगे। हिंदी, गुजराती, तमाम लैंग्वेज है, जिसमें लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है विजुअल मार्क्स 1, मार्क्स 2, मतलब बॉडी में पहचान, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आपके बॉडी में पहचान है अपने अकॉर्डिंग चुनाव मतलब लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके जो है सर पे एक मोल है तो अ मोल ऑन द फोरहेड, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो उसको आप ऐसे लिख देंगे जो भी आपके बॉडी में पहचान है। 2 पहचान आपको देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है बताना है कम्युनिटी। अगर आप जनरल से तो जनरल चूज करेंगे, SC है तो SC चुनाव करेंगे और SC में देखेंगे यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। OBC है तो NCL देना होगा। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आएगा लिखने के लिए कि आप अपना कास्ट का नाम लिखेंगे, तो नेम ऑफ द कास्ट क्या है, कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर क्या है और कहाँ से आपने बनवाया हुआ है, ये आपको जो है चुनाव करना है। इशूइंग अथॉरिटी कौन है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया। मोस्टली देखा जाए बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर जो है इशू करता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर आप यहाँ चुनाव करेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जहां से भी आपने बनवाया हुआ है उसका आप क्या करेंगे, यहाँ से चुनाव करेंगे। यहाँ किस राज्य से बनवाया हुआ है, कब आपने बनवाया हुआ है और आपको ट्रेवल पास चाहिए तो यस करेंगे और यहाँ पे अपना जो है जाति सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे जो कि 400 KB से कम PDF में होना चाहिए और अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे जहां से भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं। ट्रेवल पास वो होता है जिसके माध्यम से आप फ्री में जो है ट्रेवल कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाना होता है और ट्रेवल पास दिखाना होता है। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो ट्रेवल पास आपको मिल जाता है। तो ये SC ST के कैटेगरी में आपको इस प्रकार से जो है आएगा, आपको लिखना होगा। अगर आप OBC है तो OBC में यहाँ पे आपको जो है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पूछेगा कि डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप जो है नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करना है। अब देखिए नॉन क्रीमी लेयर में कौन आता है, OBC में ना NCL और CL होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है और ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है। अगर आप नहीं बनवा के रखेंगे पहले से फॉर्म भरने से पहले तो आपको आगे चल के DV में दिक्कत होगी। तो आप पहले से फॉर्म भरने से पहले बनवा के रखेंगे, लेटेस्ट वाला बनवा के रखना होता है। इनकम के आधार पे ये बनता है, आपका EWS हो गया, NCL हो गया, तो आप लेटेस्ट वाला ही बनवा के रखेंगे। अब ज्यादा ओल्ड वाला नहीं चलेगा यहाँ पे, जैसे 2 साल 4 साल पुराना है, 1 साल ओल्ड चल सकता है, जैसे 2024 वाला चल सकता है। अभी 25 आ गया तो 25 वाला भी बनवाया है तो वो भी चल सकता है, कोई सा भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपना उसी प्रकार से NCL के बारे में जानकारी देना है, नेम ऑफ द कास्ट, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू।
देखिए सेंट्रल लेवल वाला यहाँ पे आपको बनवा के लगाना है, ये नहीं कि आप स्टेट लेवल का बनवाए हैं और वही आप लगा दिए, नहीं। अगर आप ओबीसी आते हैं तो अपना एनसीएल सेंट्रल लेवल वाला ही बनाएंगे और बनवा के यहाँ पे आपको जो है देना है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, बिहार से है तो किस प्रकार से एनसीएल सेंट्रल लेवल वाला आपको बनवानी होगी। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके स्टेट में जिस तरह से भी बनता है सेंट्रल लेवल वो आप बनवाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल लेवल की है। अगर आप स्टेट लेवल में फॉर्म भरेंगे तो स्टेट लेवल वाली जाति और निवास जो भी बनता है वो लगता है, वही अगर आप जो है सेंट्रल लेवल फॉर्म भरेंगे तो सेंट्रल लेवल वाला जाति या जो भी एनसीएल है ईडब्ल्यूएस सब आपका बनता है और लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया ओबीसी वाला। अगर ईडब्ल्यूएस आएंगे तो ईडब्ल्यूएस का जो है जानकारी आपको भरना होगा, जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, और यहाँ पे आपको जो है स्टेट बताना है और यहाँ पे कब आपने बनवाया वो आपको बताना है। तो ये डिटेल्स आपको अच्छे से भरना है। फिर आपको यहाँ पे जो है परजेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका परजेंट एड्रेस अच्छे से भरेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस अच्छे से भरेंगे। नियरेस्ट जो है सिटी आपको लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा, अच्छे से एड्रेस को भरना होगा। अगर आपका परजेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप दोनों अलग अलग भर सकते हैं। सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम इधर वाला कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे कुछ अब एक्स सर्विसमैन और इसके अलावा ईबीसी वगैरह के बारे में पूछेगा। तो एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, ईबीसी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप रेलवे ऑलरेडी सर्विंग एप्लीकेंट है, मतलब पहले से आपने रेलवे में काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी हो गया और कोई भी पद हो गया तो उस पर आप यस करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। करंटली किसी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बताएंगे, वरना नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। आपने जो है अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, एनएससी किया हुआ है तो आप यहाँ बताएंगे, नहीं तो आप इसे भी नो कर देंगे। यहाँ पे फिर रिफंड के लिए आपको अकाउंट डिटेल्स यहाँ दे देना होगा, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नंबर, यहाँ पे फिर दोबारा बैंक नंबर को कंफर्म करना या फिर सी कोड लिख के कंफर्म करेंगे। आपका जो है फी, बैंक नेम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, तो अपना अकाउंट डिटेल्स दे दीजिएगा, आपका फी इसमें रिफंड होता है। अब यहाँ पे आपको सेव करके उसके वजह से नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया कि मैं ये पुराना अकाउंट लॉगिन करके फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ क्वालिफिकेशन मेरा ऑलरेडी मैट्रिकुलेशन का शो करेगा। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन अगर आप पहली बार फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पहले यहाँ से चुनाव करके ऐड करना होगा। मैट्रिकुलेशन की जानकारी जिसमें आपको क्वालिफिकेशन, रोल नंबर, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर और स्टेट कहाँ से आपने पढ़ाई किया, डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा बोर्ड का नाम, कब आपका पासिंग ईयर है, ये सब आपको, और इसका जो मार्कशीट अटैच करके आपको अपडेट करना होगा। तो मेरा ये पुराना कैंडिडेट है तो इसलिए यहाँ पे जो है इनका दिखा रहा है पुराना मैट्रिक की जानकारी। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन और आपको ऐड करना, जैसे कि एएलपी का फॉर्म भरने के लिए इन चारों में से कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ इंजीनियरिंग में तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने डिग्री किया हुआ इंजीनियरिंग में तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, एनएससी यानी नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए, मतलब जिस ट्रेड में इन्होंने बोला हुआ उस ट्रेड से क्या करना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैट्रिक के बाद आपने जो है फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइटर, इसके अलावा मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें से कोई एक ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ हो। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप है इसमें से कोई एक ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया हो तो ही आप फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इसमें से किसी एक ट्रेड से तो फॉर्म भरेंगे। इंजीनियरिंग किया हुआ है इसमें से किसी एक ट्रेड से तो ही आप फॉर्म भरेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से वो चुनाव करेंगे जिस भी ट्रेड से, जिस भी क्वालिफिकेशन से फॉर्म भरना चाहते हैं। फिर यहाँ ट्रेड आएगा, ट्रेड चुनाव करेंगे, फिर यहाँ किस राज्य से आपने पढ़ाई किया, किस जिला से आपने पढ़ाई किया, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने पढ़ाई किया, पासिंग ईयर, सर्टिफिकेट इशू बाय 2 ही कंपनी होगी, एनसीवीटी, एससीवीटी। ये एक तरह से बोर्ड है, कंडक्टिंग बॉडी है जो इस ट्रेड, टेक्निकल जो ट्रेड होता है उसका जो है एग्जाम कंडक्ट करती है, एनसीवीटी, एससीवीटी। तो जहां से पढ़ाई की उसका चुनाव करेंगे। और यहाँ पे आपको बताना है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। तो अगर आपका एनसीवीटी है तो वो आपका जो यहाँ पे नेशनल हो जाएगा, अगर एससीवीटी है तो स्टेट वाला, तो स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। ये सब आप चुनाव करेंगे और यहाँ पे ऐड करके उसके वजह से आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन की आईटीआई के बाद आपने एनएससी भी किया हो तो आप एनएससी को भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐसे आप ऐड कर लीजिए क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। क्वालिफिकेशन जानकारी ऐड करने के बाद से नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि ये देखिए यहाँ पे साइज बताया गया है। और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 2 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। 100 से 150 केबी के बीच आपका जो है फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए। कैप वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा आपका फोटो होना चाहिए, ग्लास नहीं पहने होना चाहिए, डार्क ग्लासेस ये सब आपके मतलब नहीं होना चाहिए फोटो के ऊपर। सही से आप फोटो अपलोड करिएगा, वरना आगे चल के दिक्कत भी हो जाता है कभी कभी। इसके अलावा सिग्नेचर जो बोला गया है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको क्या करना है, एक बॉक्स की तरह बना के आपको जो है अपलोड करना है। यहाँ पे आपको चूज करना है। तो फोटो सिग्नेचर भी आप सही गाइडलाइंस पे अपलोड करेंगे। 140 बाई 60 पिक्सल में बताया गया है। 30 से 49 केबी के बीच आपका फोटो यहाँ पे बोला गया है। यही आप फाइल साइज बना के अपलोड करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। यहाँ कुछ सैंपल भी दिया हुआ है कि किस प्रकार का सैंपल एक्सेप्टेबल है और किस प्रकार से आपका जो फोटो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा।
दिखेगा, उसकी वजह से आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। फोटो सिग्नेचर चूज करने के बाद से जिससे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो भी आरआरबी है उसके अंतर्गत जो भी बहाली है उसका आपका चुनाव करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से चुनाव करेंगे, पहला दूसरा किसको रखना चाहते हैं। कभी कभी आपको एक ही देखने को मिलेगा तो आप एक ही चुनाव कर पाएंगे, कभी कभी आपको दो मिलेगा तो आप दोनों को पहले ऊपर नीचे किसको रखना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT2। CBT2 जो इसका एग्जाम होगा उसमें आपको ट्रेड का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पे जिस भी ट्रेड से आप ITI या डिप्लोमा या जो भी आपने किया हुआ है उसका ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन आप यहाँ से चुनाव करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, अपना प्लेस लिखना है मतलब गांव का नाम, और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है कि आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर कहीं इसमें गलती है तो आप एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो इसको आप टिक करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो है डैशबोर्ड पे ले जाएगा, वहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट जमा कर लेंगे। अगर आप जनरल OBC से आएंगे तो 500 रुपए आवेदन शुल्क लगेंगे, अगर आप EWS से आएंगे तो भी 500 और SC ST फीमेल है तो 250 रुपए आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद से आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। फॉर्म भरने के बाद से अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है जो भी आपने फॉर्म भरा उसका जो है प्रिंट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका जो है सक्सेस पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको रेलवे ALP का फॉर्म भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।